जय हिंद दोस्तों, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 2 का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिल इन से वो रिक्त स्थान की भी पूर्ति करेंगे। फिल इन द ब्लैंक का भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर इसका वीडियो इसलिए हमने नहीं बनाया क्योंकि इसमें कुछ भी याद रखने की चीज़ नहीं है, यानी अपने से पढ़ लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। कुछ समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 2 के तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो इसका ऑब्जेक्टिव हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। तो इसका निर्धारण हम कार्बन 14 की पद्धति से करते हैं। इसको रेडियो कार्बन विधि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला यानी क का ऑप्शन आई सही होगा। तो दूसरा है यानी ख, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। तो इसको विंध्य पर्वत अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करता है, क्योंकि हम अपना राष्ट्रगान में भी पढ़ चुके हैं विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है। तो चावल का प्राचीन प्रमाण ये कोल डीहवा और चौपानी मांडो से मिला था। एक जगह और भी है लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन दिया है, कोल डी हवा और चौपामिंडो से मिला है। तो ऑप्शन आई सही होगा। तो खाली जगह का भी भर लेते हैं क्योंकि बाद में फिर बुक नहीं खोलेंगे। खाली स्थानों की को भरें। तो सबसे पहले है देश 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 क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये कालांतर यहाँ हो जाएगा, कालांतर क्षेत्र में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। ख है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को देश 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 में विभाजित किया जाता है। तो इसको अध्ययन में आसानी के लिए इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ग है, ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई। तो डॉक्टर स्पूनर ने करवाया था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था। आधुनिक काल का प्रारंभ देश देश से हुआ, यानी 18वीं शताब्दी से आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी से। वर्तमान समय में आधुनिक काल ही चल रहा है। तो देश 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 क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। तो ये विंध्य क्षेत्र में हुआ था। तो इसका मिलान चिन्ह भी कर लेते हैं। तो ये खासी का हो जाएगा दक्षिण भारत, मगध का हो जाएगा प्रथम बड़ा साम्राज्य, महापाषाणी संस्कृति यानी एक जनजाति भी था ये, चौपानी मांडो, अनाज का प्रमाण, यहाँ से अनाज का प्रमाण मिला था जो कि 3000 वर्ष पहले उपजाया जाता था। तो अब इस चैप्टर का पहले इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ के हमको जो भी पॉइंट को लगा कि इसको बच्चों को याद करना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है, इसको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पॉइंट को हमने नोट कर लिया है। इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा नोट है, इतिहास की अध्ययन में आसानी के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। यानी इतिहास को पढ़ने में आसानी के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है इसका प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल, जो कि अभी हम लोग उसमें रिक्त स्थान में भी पढ़े थे और अभी ये काल चल भी रहा है। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। अगला नोट है, उपनिवेशवाद यानी उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत यानी शक्तिशाली या समृद्ध देश किसी दूसरे देश पर अधिकार कर अपना आर्थिक शोषण यानी उस पर आर्थिक शोषण करता है, उसके संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए करता है। पांडुलिपि
पांडुलिपि यह पुस्तक हास्य तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखा जाता था। यानी पहले ज़माने में जब छापे खाने का या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस वक्त कोई भी पुस्तक लिखा जाता था या अभिलेख ही लिखा जाता था, उसको हाथ से लिखा जाता था। हस्तलिखित होने के कारण ही इसे पांडुलिपि कहा जाता था। अभिलेख, तो अगला पॉइंट है दोस्तों, यानी अगला नोट्स है अभिलेख। यानी अभिलेख किसे कहा जाता है, तो इसका चित्र अभी किताब में आपका दर्शाया गया है, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये अभिलेख का चित्र है, यहाँ पर लिखा है चट्टान पर खुदा संदेश। तो अभिलेख किसे कहा जाता है, इसका आप परिभाषा यानी बहुत ही शॉर्ट भाषा में याद कर लीजिए। इसे पत्थर या धातु पर नुकीली औजारों द्वारा बनाया जाता था। तो अगला नोट है दोस्तों, पुरातात्विक सामग्री किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानिए। खुदाई से प्राप्त इमारत यानी भवनों के अवशेष जो कि पत्थरों या ईंटों से बना हुआ होता था, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्रकला, सिक्के, यानी खुदाई से जो प्राप्त होगा उसमें ये सब जो वस्तु पाए जाते हैं इसी को पुरातात्विक सामग्री कहा जाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, पुरातत्वविद यानी ये जो वस्तु प्राप्त हुआ इसके बारे में खोज करने वाले और इसके बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हो ये पुरातत्वविद कहा जाता है, या पुराविद, इसे पुराविद भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट में याद कीजिएगा, इसे पुराविद भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा शास्त्र यानी सिक्कों का अध्ययन जो करेगा, जो व्यक्ति सिक्कों का अध्ययन करेगा और जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाएगा उसी को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तिथियों का समझ यानी तिथियों को हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे BC AD ईस्वी पूर्व, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। BC ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष को BC कहा जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी समय था उसको BC कहा जाता है। और वर्तमान समय में AD चल रहा है ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी अभी जो चल रहा है वो AD है। दर्रे, अगला पॉइंट है दर्रे, पहाड़ियों के बीच के रास्ते, एग्जाम्पल खेबर, यानी ऐसा रास्ता का नाम है, एग्जाम्पल में याद रखिएगा, खेबर, बोलन, गोमल, ETC, यानी पहाड़ियों के बीच के रास्ते को क्या कहेंगे, दर्रे। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विभाजक रेखा है, यानी विंध्य पर्वत भारत का बीचों बीच, यानी जम्मू कश्मीर और इधर सबसे नीचे वाला हिस्सा तमिलनाडु के बीच से होकर वो गुजरता है, जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। महापाषाणी संस्कृति, यानी ये विंध्य पर्वत के ही निकट के क्षेत्र में हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। महापाषाणी संस्कृति, यह संस्कृति का निर्माण 3000 साल पहले, यानी 3000 साल पहले विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर किया गया था, यानी इस संस्कृति का निर्माण इस स्थान पर किया गया था। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का इस बुक में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है, यानी ये ट्रू एंड फॉल्स के टाइप में पूछा है, तो इसको हम लोग हाँ लिखेंगे, क्योंकि इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व उस विज्ञान को कहते हैं जिसके माध्यम से हम खुदाई करके पृथ्वी के गर्भ में छिपी वस्तुओं, यानी पृथ्वी के गर्भ में छिपी वस्तुओं का प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपने पूर्वजों की जीवन रहन सहन को जानते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी इतिहास को पढ़ने से अपने अतीत के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलता है उसी के बारे में बताना है। तो इतिहास के अध्ययन से आप ही अपना भाषा में इसको खुद लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है, इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में हमें यह जानकारी मिलता है कि अतीत के लोगों का रहन सहन, खान पान, यानी वो लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या खाते थे या कैसे खाते थे, वेशभूषा क्या पहनते थे, तथा धार्मिक जीवन यानी कि कैसे, यानी उसका धार्मिक विचार क्या था, तथा शासन व्यवस्था यानी कैसे वहाँ शासन व्यवस्था चलाया जाता था, क्या नियम था शासन चलाने के बारे में जानकारी मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4,
अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों से होता है तो उसकी एक सूची बनाएं। तो अतीत की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से होगा, तो ये इसका जानकारी हमें 3 स्रोतों से ही होता है। तो अतीत की जानकारी हमें निम्नलिखित माध्यमों से होता है, जिसका सूची निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो माध्यम है इसका प्राचीन ग्रंथ, यानी प्राचीन समय में जो विद्वान थे वो जो बुक लिखे, किताब लिखवाए, और राजा जो अपने से जो अपना जीवनी लिखवाए, उससे हमको अतीत के लोगों के बारे में भी जानकारी मिलता है। जैसे कि मुद्रा राक्षस एक ले लीजिए, उसके बाद अभिलेख, दूसरा क्या हो जाएगा अभिलेख, उसके बाद तीसरा पॉइंट है पुरातात्विक सामग्री। इसके बारे में तो हम लोग समझ ही चुके हैं। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि हर भारतवासी को जानना चाहिए, और आपको ज़रूर ही यानी इसको हमेशा याद रखना है कि हमारा मुल्क भारत, यानी हमारा देश, प्यारा देश भारत का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। तो देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यानी हमारा देश का नाम भारत कैसे पड़ा, एक भरत नामक मानव समूह था, उसी के नाम पे कुछ अच्छा किए होंगे, उसी के नाम पर उसका भारत का नाम भारत है। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में क्या गया है, 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। तथा इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यानी इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो कि संस्कृत का एक शब्द है। भारत आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस, यानी भारत आने वाले यूनानियों और ईरानियों ने इसे हिंदोस तथा इंडोस कहा, तथा इस नदी के पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा। नोट, यानी भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फिर भी याद रखना जरूरी है। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों के उत्पत्ति का कारण है, यानी इसी शब्द को फारसी में हिंदुस्तान कहा, हिंद तथा हिंदुस्तान कहा गया। तो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति के बारे में बताया, यानी कार्बन 14 पद्धति विधि के बारे में बताएं। तो इसका बारे में अच्छा पढ़ेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। कार्बन 14 की पद्धति तिथि निर्धारण की भौतिक शास्त्रीय विधि है। इसका जो खोज है 1946 ईस्वी में अमेरिका का एक बहुत ही प्रख्यात मशहूर रसायन शास्त्री B.F. लीवी था, उन्हीं ने इसका खोज किया था। तो इसके अनुसार सारी वस्तुओं रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, यानी इसके अनुसार, इस पद्धति के अनुसार जितनी भी वस्तु है संसार में, मानव हो या जीव जंतु कुछ भी हो, तो उसमें सभी में रेडियोधर्मी होता है। परंतु जब उसका विनाश या मृत्यु हो जाता है तो कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। यानी जैसे ही वो विनाश हो गया, जमीन में धंस गया या मृत्यु हो गया, तो कार्बन 14 का निरंतर यानी वो कमते जाता है। तो भौतिक शास्त्री इसी की मात्रा का पता लगाकर उस वस्तु का आयु निश्चित करता है। यानी उस समय जब वो वस्तु मिलता है तो उस समय उसमें कितना कार्बन 14 है, तो उसी के आधार पर उस वस्तु का यानी कितना पुराना है वो पता लगाया जाता है। तो इस विधि को रेडियो कार्बन विधि भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तो अगला वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और